नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर पचौरी। संविधान की विकास गाथा लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात हमारा संविधान बनने से पहले ब्रिटिश के शासनकाल में कौन कौन से एक्ट या अधिनियम पारित हुए थे उनकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 तक देखा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 से। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मोंटेगू थे वो समय हमारे राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो क्या थे? तत्कालीन वायसराय थे। ये अधिनियम जो था वो 1919 में आया था, ठीक है ना। 1919 में बनाया गया था और 1921 से क्या था, इसमें इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे वन बाई वन कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अब इसकी विशेषताओं को मैंने दो भाग में बांटा है। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो 1909 में थी, लेकिन उसमें क्या कर दिया गया? सुधार कर दिया गया तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए, और कुछ ऐसी थी जो इसमें बिल्कुल ही क्या है, नए प्रावधान थे। समझ गए साथियों? चलिए तो देखते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया था कि केंद्रीय विषय सूची और प्रांतीय विषय सूची दोनों का क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब केंद्रीय विषय सूची जो रहेगी उसमें केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है ना, उसको क्या रहेगा? विधान बनाने का अधिकार रहेगा, अर्थात कानून बनाने का अधिकार रहेगा। ऐसे ही प्रांतीय विषय सूची जो थी उस पर क्या करेंगी? संबंधित जो भी प्रांतीय विधानसभा हैं वो क्या हैं, उस पर विधान या कानून बनाएंगी। समझ गए? जैसे आज की डेट में, वर्तमान समय में हमारे यहाँ स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो स्टेट लिस्ट कौन सी हो गई? तो उस समय की स्टेट लिस्ट हो गई हमारी प्रांतीय विधान विषय सूची, और आज की हमारी सेंट्रल लिस्ट हो गई केंद्रीय विषय सूची। तो केंद्रीय विषय सूची पे आज की डेट में कौन बना रहा है? हमारा पार्लियामेंट बना रही है। तो उस समय केंद्रीय विधान परिषद बना रही थी, और प्रांतीय विषय सूची पर कौन बना रहा था? प्रांतीय विधान परिषद बना रहा था। समझिए साथियों? ठीक है, इसी चीज़ में और सुधार किया गया था। ये अगला जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके तहत देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या कर दी इन्होंने कि केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची दोनों को अलग कर दिया। अब एक चीज़ और देखते हैं। मैंने आपको प्रांतीय विषय बताए थे यहाँ पे, ये तो जो प्रांतीय विषय थे उसके अंदर भी सुधार कर दिया, या उसके अंदर भी क्या है, परिवर्तन लेके आ गए। इस परिवर्तन को इन्होंने बोला था द्वैत शासन या डाईआर्की। कैसे किया उसको देखते हैं। समझ गया बात को? जैसे यहाँ पे जो हमारे जो प्रांतीय विषय सूची है, इस प्रांतीय विषय सूची के अंदर भी क्या है, इन्होंने कुछ परिवर्तन किया है, उसको यहाँ पे देख रहे हैं। समझ गए? कुल विषय जो हो गए उसको दो भाग में तोड़ रहे हैं, केंद्रीय विषय सूची और प्रांतीय विषय सूची। समझ गए? दो भाग में ऐसे तोड़ा है, और प्रांतीय विषय सूची के अंदर भी क्या इन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया है। अब वो क्या परिवर्तन किया है, उसको किया है उन्होंने डाईआर्की या द्वैत शासन बोला है। चलिए साथियों देखते हैं इसको। अब देखिए, इसके अंदर भी क्या कर दिया, जैसे प्रांतीय जो विषय हैं उसको भी उन्होंने क्या है, दो प्रकार से तोड़ दिया। ठीक है, तो एक कुछ विषयों को बोला उन्होंने हस्तांतरित विषय, और कुछ को बोला आरक्षित विषय। आरक्षित विषय ऐसे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, सेंसिटिव थे। समझ गए आप? संवेदनशील विषय थे, उनको आरक्षित विषय बोला, और जो कम संवेदनशील थे, कम महत्वपूर्ण थे, उनको बोल दिया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के एक दो उदाहरण मैंने आप यहाँ पे लिए, जैसे शिक्षा है, पुस्तकालय है, इस टाइप के जो विषय थे, इनसे संबंधित जो कानून बनेंगे वो हस्तांतरित विषय में आएंगे। लेकिन जैसे वित्त है, भूमि कर है, न्याय, जुडिशरी और पुलिस, ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण विषय हैं, सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। ठीक है, तो इनको बोल दिया आरक्षित विषय। अब देखिए, दोनों विषयों पे कानून तो गवर्नर की ही क्या बनेगी, गवर्नर की सहमति से ही बनेगा। लेकिन आरक्षित विषय जो क्या हैं, बहुत ही लेकिन जो आरक्षित विषय जो हमारे महत्वपूर्ण है उस पर गवर्नर तो बनाएगा, लेकिन किसकी सलाह पे बनाएगा? कार्यपालिका की सहायता से, या कार्यपालिका की सहायता से, या कार्यपालिका की सलाह पे। कार्यपालिका कौन सी है? कार्यपालिका मान के चलिए उसकी गवर्नमेंट, ठीक है ना, या स्टेट की, आज की वर्तमान में बात करें तो स्टेट की कैबिनेट जो है, ठीक है। और इस कार्यपालिका में मुख्य रूप से कौन होते थे? अंग्रेज रहते थे, और उन्हीं का प्रभुत्व होता था। ठीक है, अब जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे हस्तांतरित विषय, इस पर कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा, लेकिन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सहायता से। समझ गया बात को? ठीक है, अब इनमें क्या रहेंगे? हमारे मेनली इंडियंस रहेंगे, यानी कि जो हमारे लेस इंपॉर्टेंट विषय हैं, जिनको उन्होंने बोला हस्तांतरित विषय, जैसे कि शिक्षा और पुस्तकालय, इन पे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री, जो कि क्या थे, हमारे मुख्य रूप से भारतीय थे, इनकी सलाह से बनाएंगे। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, एक रोटी का टुकड़ा और दे दिया, लेकिन फिर भी क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये अपने पास में ही
रख रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको द्वैध शासन क्या है। ठीक है, दो चीज़ें कर रही हैं इन्होंने, केंद्र, अगर इन दोनों पॉइंट को मिला के समझें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, दो संपूर्ण विषय को इन्होंने क्या कर दिया, दो विषयों के अंदर तोड़ दिया, और प्रांतीय विषय को भी किसमें तोड़ दिया, हस्तांतरित विषय में और आरक्षित विषय के अंदर तोड़ दिया। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जैसे आज की संसद है या इसको भारतीय विधान परिषद भी बोलते हैं, इसको क्या बना दिया, दो सदनी बना दिया है। पहले ये क्या थी, एक ही सदन था, एक ही हाउस था, अब इसको दो सदन में तोड़ दिया, एक बोल दिया इन्होंने राज्य परिषद और एक बोल दिया इन्होंने केंद्रीय विधान सभा। समझ गए, केंद्रीय विधान परिषद को इन्होंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद जो है वो वर्तमान की राज्यसभा है और केंद्रीय विधानसभा जो है वो आज की क्या है, हमारी लोकसभा है। समझ गए बात को, थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। राज्य परिषद में कितने सदस्य हुए, 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 क्या थे, निर्वाचित थे, इलेक्टेड थे, और इनका क्या है कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, 5 वर्ष का होता था। वर्तमान में हमारी राज्यसभा का कितना है, 6 वर्ष का है। ऐसे ही केंद्रीय विधानसभा के अंदर टोटल सदस्य थे 144, 144, जिसमें 104 क्या थे, निर्वाचित थे, और 40 क्या थे, मनोनीत थे। ठीक है, और इसका कार्यकाल क्या था, 3 वर्ष था। और आज हमारी लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 5 वर्ष होता है। समझ गए आप। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो संपूर्ण विषय थे उसको 2 भाग में तोड़ा। ठीक है, एक केंद्रीय विषय सूची या केंद्रीय सूची के विषय और एक प्रांतीय सूची विषय, यानी कि प्रांत जिस पे क्या करेगा, विधान बनाएगा। तो केंद्रीय पे कौन बनाएगा, केंद्रीय विषयों पे केंद्र बनाएगा और प्रांतीय विषयों पर प्रांत बनाएंगे। समझिए बात को। सेकंड क्या किया था, जो प्रांतीय विषय थे उसको भी क्या कर दिया था उन्होंने, 2 भागों में तोड़ दिया था। एक क्या थे हमारे हस्तांतरित और एक क्या थे आरक्षित। हस्तांतरित थे कम महत्वपूर्ण और आरक्षित थे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आरक्षित पे क्या करेगा, वो अपनी कार्यकारिणी की सहायता से गवर्नर क्या करेगा, उन विषयों पर विधान बनाएगा। लेकिन जो हस्तांतरित थे उसमें क्या है, प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से क्या करेगा, वो कानून या विधान बनाएगा। समझ गए। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, भारतीयों को क्या मिल रही है, इसमें सहायता मिल रही है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और आ गई, समझ गए। जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मैंने आपको बताया था कि क्या था, वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी या कार्यकारी परिषद थी उसमें उन्होंने एक सदस्य लिया था। वो कौन थे, हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो विधि सदस्य बनाए थे। उस चीज़ में भी क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ी सी छूट दे दी। अब देखिए वो छूट क्या दी है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद थी जिसमें क्या थे, 6 सदस्य थे। अब इन्होंने बोल दिया कि ठीक है 6 में से 3 किसको दे देंगे, भारतीयों को दे देंगे, 6 में से 3। लेकिन कौन से पद को छोड़ के, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। समझ गए, कुल कितने हैं, 6 हो गए। और पहला सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसमें है कमांडर इन चीफ, जो आर्मी को रेगुलेट करता है। उसको छोड़ के इन 5 जो बचे हुए हैं इनमें से कोई भी 3 क्या थे, उन्होंने भारतीयों को दे दिए। ये पॉइंट समझ में आए। ठीक, अब 1909 में उन्होंने क्या किया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या कर दिया था उन्होंने ये किया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ले आए थे। यानी कि मुस्लिम्स के लिए क्या करेंगे, मुस्लिम का जो कैंडिडेट होगा उसको क्या करेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही वोटर क्या करेंगे, वोट करेंगे। अब उस चीज़ को इन्होंने और बढ़ा दिया, यानी कि देश को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, और प्रावधान लेके आ गए। ये क्या करने लगे कि भाई अब सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन तो होगा, लेकिन किस किस लोगों को मिलेगा, सिखों को भी मिलेगा, भारतीय ईसाइयों को भी मिलेगा, आंग्ल भारतीयों को भी मिलेगा और यूरोपियंस को भी मिलेगा। यानी पहले जो चीज़ सिर्फ मुसलमानों को दे के वो हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे थे, वो सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियंस को भी क्या कर दिया, देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये वही 5 प्रावधान है जो मिले जुले हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था कि भारतीयों को थोड़ी थोड़ी छूट देते जा रहे थे, है ना। और कार्यपालिका के अंदर एक व्यक्ति श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लेके आए थे और यहाँ पे वो 3 लोगों को ले आए। चलिए, अब इसके अलावा कुछ प्रावधान और हैं जिनको अपन देखते हैं। जैसे इस एक्ट ने क्या कर दिया था कि सीमित मताधिकार, कुछ मताधिकार को, अब आपने देखा है क्या है कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में क्या है, भारतीयों का निर्वाचन हो रहा है। ठीक है, तो उन निर्वाचन के लिए क्या कर दिया इन्होंने, सीमित मताधिकार दे दिया। लेकिन ये मताधिकार किसको दिया था, उन व्यक्तियों को दिया था जिनके पास एक निर्धारित लिमिट से ज़्यादा, या मतलब जो उसका कुछ क्राइटेरिया था, मिनिमम इतना क्राइटेरिया से ज़्यादा आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, या इतना कम से कम आप कर देते हो, या आपकी शिक्षा का लेवल मिनिमम स्टैंडर्ड्स पर हो। ठीक है, समझिए आप बात। तो उन लोगों को अधिकार मिला था जिनके पास कुछ संपत्ति थी, या वो कर देते थे या शिक्षा देते थे। इसके आधार पर सीमित मताधिकार क्या किया था उन्होंने, प्रोवाइड कर दिया था। समझिए बात को। जैसे आज भारत में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज शिक्षा, यानी उसकी शिक्षा कैसी भी है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या उसके पास संपत्ति है, अमीर है गरीब है, ठीक है, या कर देता है या नहीं देता है, सभी व्यक्तियों को क्या है, मताधिकार करने का
प्रावधान है, लेकिन उस समय क्या था, सिर्फ सीमित मताधिकार दिया था, लेकिन फिर भी ठीक था, कुछ तो मिला। सेकंड पॉइंट क्या कर दिया कि भारतीय सचिव के कुछ कार्य जो थे, भारतीय सचिव कौन से एक्ट से बनाता है, इंडियन, बताइए, चलिए ठीक है, भारतीय सचिव 1958 के भारत शासन अधिनियम से बना था। तो उसके जो कार्य थे, उसके कुछ कार्य किसको दे दिए, भारत के उच्चायुक्त को दे दिए, यानी कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक पद उन्होंने क्रिएट कर दिया और उसके बाद उसको भारतीय सचिव के कुछ कार्य या कुछ अधिकार दे दिए गए। समझ गया बात को, ठीक है। एक क्या हुआ था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था, जो वर्तमान में क्या है हमारा यूपीएससी है। 1935 में इसका क्या है, नाम बदल दिया था। तो 1926 में इस अधिनियम के तहत क्या है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था। और इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन की सिफारिश किसने की थी, ली आयोग ने की थी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब और चीज़ें आई और आवश्यकता बढ़ी, तो इन्होंने क्या किया कि बजट जो था, उस बजट को क्या है, केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों भागों में विभाजित कर दिया। इससे पहले क्या था, पूरे देश का बजट या पूरे भारत का बजट क्या है, केंद्रीय स्तर पर ही पारित होता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि केंद्र क्या है, केंद्रीय बजट बनाएगा और संबंधित राज्य जितने भी हैं वो अपने राज्य बजट को बनाएंगे। समझ गए बात। तो ये सब क्या थे, इसके प्रावधान थे। और क्या था, इन्होंने एक वैधानिक आयोग के प्रावधान की भी बात की थी, यानी कि इस एक्ट के आने के 10 साल बाद एक आयोग आएगा जो अपनी जांच रिपोर्ट क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। और क्यों आएगा क्यों करेगा कि भाई इस एक्ट में, ठीक है, या भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या कमियां हैं, उन कमियों पर सुधार के लिए या इनमें से कौन कौन से प्रावधान को कंटिन्यू करना है, उन सब चीज़ों के लिए क्या किया उसने बात करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो आयोग का प्रावधान था ये ही सन 1927 में क्या है आया था और साइमन आयोग के रूप में आया था। बात इन्होंने 10 साल बाद की थी कि भाई 1919 में एक्ट आया है तो 1929 में आना था, 1929 में, लेकिन तत्कालीन आवश्यकता ऐसी पड़ गई कि इसको 2 साल पहले 1927 में ही लाना पड़ा। समझ गए। अब देखिए कुछ बात देख रहे थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, नाम से ही अध्यक्ष होंगे, जॉन साइमन थे। अब देखिए इसमें एक बात और था कि सारे सदस्य क्या थे इसके, अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं थे, इसलिए भारत में क्या था, इसका भारी विरोध हुआ था, ठीक है ना। भारतीयों कहना था कि हमारी समस्याएं और हमारी समस्याओं को अंग्रेज व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं, आप यहाँ के व्यक्तियों को लीजिए जो क्या करेंगे, जो यहाँ की समस्याओं को समझेंगे और उसी के अनुसार क्या है इसमें अपनी रिपोर्ट या अपने निर्णय देंगे, ठीक है। अब देखिए ये रिपोर्ट क्या थी, फिर 1930 में आई थी, उसके प्रावधान क्या थे। इन्होंने बोला कि ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली अच्छी है, इसको कंटिन्यू करो, राज्यों में सरकार के विस्तार होना चाहिए, ठीक है। एक इन्होंने बात बोली थी, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना करो, ठीक है। अभी ब्रिटिश भारत संघ क्या है, ये हम क्या है 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखेंगे कि ब्रिटिश भारत संघ क्या है। और अब देखिए अंग्रेज हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमजोर बने और हिंदुस्तान को हमें तोड़ना है, ठीक है। तो 1909 में मुस्लिम को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया, 1919 में सिख और अन्य को दिया, और इसने भी यही बोला कि ठीक है भाई, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को क्या कर रखना है, हमें कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, यानी हिंदुस्तान को तो तोड़ेंगे ही हम। समझ गए बात को। तो 4 प्रावधान थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द्वैध शासन प्रणाली जो थी उसको कंटिन्यू करने की बात की थी इसने, राज्यों में सरकार का विस्तार करने की बात की थी, ठीक है, और ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना की बात की थी जो हम देखेंगे आगे, और सांप्रदायिक निर्वाचन को कंटिन्यू करने की बात की थी, ठीक है। अब साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर ही क्या है, विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट थे, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश भारत था और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि राजा और रजवाड़े थे। और ब्रिटिश भारत में कौन थे, हमारी कांग्रेस, ठीक है, BR अम्बेडकर साहब, जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे वो सब इसमें गए थे। अब जब गोलमेज सम्मेलन हो गए तो उसके बाद में क्या है, इन्होंने एक श्वेत पत्र तैयार किया जिसको व्हाइट पेपर बोलते हैं। व्हाइट पेपर क्या है, एक ब्लूप्रिंट टाइप से होता है कि हमें आगे कोई भी बड़ा कार्य करना है तो उसका एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे बना ले, और इसके सारे रिकमेंडेशन क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में आ गए थे। समझ गए साथियों। तो आई होप कि आपने इनके सारे प्रावधानों को, विशेषताओं को बारीकी से समझा होगा। अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए, और थोड़ा बहुत क्या है सांप्रदायिक अबॉर्ड जो 1932 में आया था उसका भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इसके PDF नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी क्या है हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।